नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको आने वाली आपकी सीटेट और किसी भी टैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में समन्वय तंत्र होते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में जो समन्वय तंत्र होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र या एंडोक्राइन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र एंडोक्राइन तंत्र। तो देखिए, समन्वय तंत्र जो होता है मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र से और एंडोक्राइन तंत्र दोनों ही मिलकर यहाँ पर भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन तंत्र जो होता है वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो सूचनाओं के रूप में भी यहाँ पर शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ दूसरे अंगों में समन्वय का कार्य भी करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन तंत्र जो होते हैं दोनों ही यहाँ पर समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। करनाल बंट जो है एक बीमारी होती है धान की, मटर की, राई की या गेहूं की। तो करनाल बंट जो होती है एक गेहूं से संबंधित बीमारी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है। यहाँ पर जाइलम, मूल, रंध्र या फिर छाल। तो हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पत्तियों के द्वारा होता है और पत्तियों की जो सतह होती है वहां पर उपस्थित होते हैं रंध्र, और रंध्र के खुलने और बंद होने से ये क्रियाएं जो होती है वाष्पोत्सर्जन की देखने को मिलती है। तो जिम्मेदार यहाँ पर रंध्र हो जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि, दिन और रात्रि में, दिन में या रात्रि में, केवल दिन में। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, धूप की उपस्थिति में होता है। तो विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है ये केवल रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं वो अब सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो आती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होती है जिम्मेदार CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश आदि होते हैं। तो उसमें जो जल का अणु हम लेते हैं वहां से जो ऑक्सीजन होती है वो उत्पन्न होती है, मतलब आती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जठर रस में होते हैं। तो जठर रस में क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो इसके अंतर्गत पैप्सिन, लाइसिन, लाइपेज, रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर रेनिन, या ट्रिप्सिन, पैप्सिन, रेनिन या फिर पैप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर पैप्सिन, लाइपेज और रेनिन जो होते हैं ये इसमें मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो अरस्तु जो है ये जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना, डीब्रिज या फिर कैल्विन ने। तो ये संश्लेषण किया था सर्वप्रथम, बी ऑप्शन होगा यहाँ पर खुराना। हरगोविंद खुराना जो थे इन्होंने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। माता, पिता, बलात्कारी, चोर या फिर सभी के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है जिसे डीएनए अंगुली छाप भी कहा जाता है, इसका प्रयोग होता है इन सभी कार्यों के लिए। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र जो होता है संयोजन उत्तरदायी होता है। तो देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र संयोजन होता है वो होता है X और Y गुणसूत्र। विकल्प डी यहाँ पर परफेक्ट होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो सभी जानते हैं कि मनुष्य में क्रोमोसोम जो पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र होता है वही बालक के जन्म के लिए जिम्मेदार होता है, और जब दोनों के X मिलते हैं तो फिर वहां पर बालिका का जन्म होता है, XX पुरुष के और स्त्री के मिलने से। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो जीन जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं। तो केंद्र की झिल्ली में, गुणसूत्रों पर, लाइसोसोम या फिर कोशिका कला। तो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक पर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के ऊपर जीन स्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बीएमडी परीक्षण, बहुत अच्छा प्रश्न है। बीएमडी परीक्षण जो होता है किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो देखिए, बीएमडी जो होता है इसके नाम को आप समझ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो आपको उत्तर यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं।
तो देखिए BMD जो होता है ये क्या होता है, ये होता है बोन मिनरल्स, ठीक है, बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट। ठीक है, अब देखिए बोन मिनरल्स डेंसिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हड्डियों के अंदर मिनरल्स पदार्थ होते हैं उनकी डेंसिटी चेक की जाती है इसके अंदर। तो आप यहाँ पर उत्तर को आसानी से ढूंढ पाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर अस्थियां जो होती है कमजोर हो जाती है, भंग सॉरी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी सी कमजोर हो जाया करती है ना। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो रोग होता है ना, इसमें अस्थियों के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है, कम हो जाता है, उनका घनत्व घट जाता है। तो यही वो रोग होता है जिसके लिए यहाँ पर BMD टेस्ट जो होता है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया, CO2, यूरिया या फिर अमीनो अम्ल। अमोनिया जो होता है ये सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में से पेशाब कर देता है, मतलब मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 1.5 लीटर मूत्र जो होता है प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उत्सर्जित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किसके कारण बनती है, शर्करा, कैफीन, जल या फिर निकोटीन। तो ये मात्रा जो होती है ये बनती है कैफीन के कारण। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, डायबिटीज इंसिपिड्स किसके नियंत्रण में होता है, इंसुलिन, ADH या फिर ACTH या फिर TSH। तो हम कह सकते हैं डायबिटीज जो इंसिपिड्स होता है ये नियंत्रण में होता है ADH के, और ADH जो होता है ये क्या होता है, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है जिसे हम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी कह सकते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है। और ये क्या करता है कि इसका जो मुख्य कार्य होता है ADH का, वो क्या करता है, पानी की मात्रा का प्रबंधन करना होता है। तो ये शरीर के अंदर पानी की मात्रा का प्रबंधन करता है और साथ ही साथ रक्त में पानी की मात्रा को भी लगातार ये नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं, यूरियोटीलिया या फिर यूरिकोटीलिया, यूरीमिया, यूरोक्रोमा। तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन बी यूरीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दंत चिकित्सक जो होता है द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल, उत्तल, समतल, बेलनाकार। तो यहाँ पर जो दंत चिकित्सक होता है वो प्रयोग में लाते हैं अवतल दर्पण को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, हृदय, आंत, फेफड़े या फिर किडनी, गुर्दे पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो गुर्दे होते हैं इन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लंबे समय तक उपवास रहने के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, गोलार्ध का कार्य क्या होता है। तो ग्रहण का ज्ञान कराना या फिर अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण, स्वतंत्र का नियंत्रण, चिंतन केंद्र। तो देखिए प्रमस्तिष्क जो होता है इसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो क्या होता है, ज्ञान, वृद्धि, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय आदि ये सभी कार्य इसके होते हैं। तो ये चिंतन केंद्र इसका मुख्य कार्य हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो है वो फिर इससे संबंधित है, एक मनुष्य अपनी स्मृति खो बैठा है, इसके लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होगा। तो अभी हमने देखा प्रमस्तिष्क जो होता है वो ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण आदि के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्रों से। तो यहाँ पर अधिकांश कीट जो होते हैं श्वसन करते हैं, ऑप्शन डी, वातक तंत्रों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे श्वास लेते हैं। तो हाइड्रा एक ऐसा जीव होता है जिसके अंदर रक्त नहीं होता फिर भी सांस लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस एक है तो संधिपाद, सूलचर्मी, हेमिकॉर्डेट्स या फिर मृदु कवची। तो ऑक्टोपस जो होता है एक प्रकार का मृदु कवची जीव होता है। मृदु कवची का मतलब होता है कि इसका जो कवच होता है वो मुलायम होता है, मृदु होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है, पाचन, जनन, उत्सर्जन या फिर श्वसन। तो आर्निथिन चक्र का जो संबंध होता है ये होता है उत्सर्जन तंत्र से, क्योंकि आर्निथिन चक्र के अंदर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया। तो वहां पर गैस जो होती चुभने वाली गैस वो होती है अमोनिया। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? कवक, जीवाणु, वायरस या फिर शैवाल के माध्यम से। तो ये बीमारी जो होती है एथलीट फुट, ये देखने को मिलती है कवक के माध्यम से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है सोरियासिस किस अंग की बीमारी होती है? त्वचा, आंख, कान या फिर नाक। तो सोरियासिस जो होती है ये बीमारी होती है त्वचा संबंधी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर अस्ट्रोलैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होती है? जन्म के लगभग वर्ष भर बाद, जन्म के 2 महीने बाद, जन्म के 4 महीने, जन्म के 2 साल बाद। तो यहाँ पर कह सकते हैं जन्म के 4 महीने बाद अस्ट्रो या लैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य में सक्रिय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जीव के किस भाग पर विश्वाद गलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती है पाई जाती है? अग्रभाग, पश्च भाग, पार्श्व भाग या फिर अधर भाग। तो ये पाई जाती है पार्श्व भाग पर। जिह्वा के जो दोनों साइड वाले भाग होते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर ये पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा होता है? हाथी, वैल, डायनासोर, गैंडा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वैल होता है ये सबसे विशालतम स्तनधारी जीव होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? भेड़, ऊलक, खरगोश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं भेड़ जो था ये सबसे पहला सफल क्लोन जंतु था और इस भेड़ का नाम रखा गया था डॉली। ये सबसे पहला क्लोनिंग जंतु था। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? हाइला, होलियोटिस या फिर हाइड्रा, खरगोश। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा होलियोटिस, इसका संबंध मोलस्का जीव से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन होता है? तो रेखित पेशी तंतुओं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो हम जानते हैं कि इनमें मायोसिन और एक्टिन जो होता है ये प्रोटीन रेखित पेशियों में पाए जाते हैं जो संकुचन संचलन में मदद करते हैं पेशी की। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए अस्थि से पेशी को जोड़ना और एक अस्थि से अस्थि को जोड़ना। तो अस्थि से अस्थि जोड़ते हैं तो वो संरचना होती है लिगामेंट, और अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली जो होती है वो होती है कंडराएं जिन्हें हम टेंडन भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है स्पोंडिलाइटिस नामक एक बीमारी होती है जो प्रभावित करती है गर्दन, रीढ़ या फिर मस्तिष्क सेल्स को, किडनी को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गर्दन और रीढ़ की जो अस्थियां होती है ना उनमें दर्द पैदा करती है ये बीमारी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पटेला क्या है? तो पटेला या पटेला जो भी लिखा है यहाँ पर, कभी इसे पटेला बोल दिया था कभी पाटेला। तो यहाँ पर क्या होती है? तो देखिए कपाल में स्थित एक पेशी होती है, हृदय में स्थित एक पेशी या फिर क्वाड्रिसेप्स सिसेमाइड अस्थि या फिर पैर में पाई जाने वाली अस्थि। तो हमारे घुटने के पास पाई जाने वाली जो अस्थि होती है उसी को हम पटेला कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 29, 14, 30 या फिर 15। तो मानव के एक पैर में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है 30। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? तो खसरा, पोलियो, टाइफाइड या फिर खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग। सी है खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर जो समूह होगा वो होगा ऑप्शन सी जिसमें खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी ये सभी वायरस के द्वारा होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। ऑप्शन सी। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस, गुंजन पक्षी जिसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। तो हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी होता है जो पीछे की ओर उड़ता है और विशेषता होती है कि ये सबसे छोटा पक्षी भी होता है। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़े पक्षी को यहाँ पर देखना है। एमू, शुतुरमुर्ग, एल्वेस्ट्रॉस या फिर साइबेरियाई सारस। तो यहाँ पर शुतुरमुर्ग जो होता है ऐसा पक्षी होता है जो थोड़ा सा सबसे बड़ा होता है अन्य पक्षियों से। अगला क्वेश्चन आता है सबसे छोटा पक्षी जो निम्नलिखित में से कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या फिर घरेलू गौरैया। तो गुंजन हमिंग बर्ड जो होता है ये सबसे छोटा पक्षी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रेड की पत्तियां, वैडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है जिन पर वो पनपता है और रेशम उत्पन्न करता है वो होती है सहतूत की पत्तियां। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से या फिर स्वयं कीट से। तो रेशम कीट के प्यूपा की जो अवस्था होती है उससे रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पैंडिन, एमास्ट, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास है तो बीटी कपास क्या होता है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, एक औषधि पौधा। तो ये बीटी कपास जो होता है एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है जिसमें अनुवांशिक चेंजेस के आधार पर कुछ बदलाव किए गए हैं और ये प्रथम एक अनुवांशिक परिवर्तित पौधा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एक ट्रांसजेनिक पौधा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसेड। तो जाइलम जो होता है ये जल से संबंधित ऊतक होता है पौधों का जो कि जल का अधिग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चमगादड़ एक स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर, शाकाहारी या फिर बच्चे को जन्म देता है। तो देखिए चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है क्योंकि ये पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है, साथ ही अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 मोस्ट रैंक क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।